हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं बच्चों इस YouTube चैनल के ऊपर। तो मैं यहां पर आया हूं आपसे डिस्कस करने के लिए कि भाई जेईई मेंस 2026 के फॉर्म्स तो आ ही चुके हैं, आपको पता है। तो बच्चों अब ये फॉर्म फिल करते समय क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे कर सकते हैं, तो उस पर हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जेईई मेंस 2026 का फॉर्म तो निकल चुका है और आप तो अब और ज्यादा एक घायल शेर की तरह पूरा का पूरा अपना एफर्ट्स लगा के जेईई मेंस को फोड़ने जा रहे हो। लेकिन बच्चों, फॉर्म फिलिंग जो है उसके अंदर कोई गलती मत कर बैठना। तो मैं यहां पर अभी आपसे डिस्कस करने आया हूं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि फॉर्म फिलिंग में आपसे कुछ एरर ना हो जाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताने जा रहा हूं और देखिए ये कोई इतनी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हर साल जो है इसी तरीके से प्रोसीजर रहते हैं। हाँ, इस बार एनटीए ने एक नई चीज करी है और वो नई चीज क्या है कि कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है। ठीक है ना। तो अब आपकी जो कैलकुलेशंस के जो आपके इश्यूज होते हैं कि सर इतनी सारी कैलकुलेशन है हम कैसे करेंगे, तो डोंट वरी। आपके बेसिक्स कंसेप्ट फंडामेंटल सही होने चाहिए एक लर्निंग मशीन की तरह, और लॉजिकल अप्रोच लगानी है। कैलकुलेशन का जो काम है वो कैलकुलेटर से आप करवा सकते हो। तो ये तो मजे की बात, तो मजे की बात है। तो अगर आप इससे खुश हैं तो एक बारी कमेंट में जो है मेंशन कर दीजिए थैंक यू एनटीए। ठीक है ना। तो एनटीए ने एक प्रकार से कैलकुलेटर अलाउ किया है और उन स्टूडेंट्स को हेल्प यहाँ पर मिलेगी जो लॉजिकल अप्रोच रख रहे हैं, लेकिन हाँ कैलकुलेशन करते समय जो है उनका टाइम वहां पर बहुत ज्यादा किल होता था। तो अब क्या होगा, वो टाइम आप सेव कर पाएंगे। ओके, तो ये एक अच्छा मेरे को स्टेप यहाँ पर लगता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से तो मैं एक सर्च इंजन का इस्तेमाल कर लेता हूं। ओके, तो मैंने जैसे एक सर्च इंजन का इस्तेमाल करा और इसमें मैं सपोज जेईई मेंस 2026 जैसे मैंने कहा कि चलो ये सर्च कर लेते हैं। तो मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास देखिए रिजल्ट्स आए हैं, सर्च इंजन ने मुझे रिजल्ट्स भेजे हैं। तो ये पहली जो वेबसाइट है इसको मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो ये चीज समझ में है आपको। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए यूआरएल जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो ये यहाँ पर है आप देख रहे हैं, तो ये है jmain.nta.nic.in। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ इस वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक नोटिस आ रखा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेंस 2026 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन, और साथ में इन्होंने न्यू दिखाया है क्योंकि ये नई चीज है। तो इसको मैंने क्लिक करा तो क्या आता है, तो यहाँ पर इनका एक नोटिस आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि डेट्स, डिफरेंट डेट्स क्या हैं। तो वो डेट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप इस नोटिस में भी देख सकते हैं। क्या कि एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होगा उसकी एक डेट दे दी गई है 31 अक्टूबर से 27 नवंबर। लेकिन ऑब्वियसली आप 27 नवंबर तक का वेट मत करना। ठीक है, अगर सारी चीजें आपके पास हैं तो फॉर्म जल्दी जल्दी फिल करिए। ठीक है, उसका एक फायदा होगा। तो लॉजिकल स्टूडेंट जरा सोचिए क्या लगता है आपको क्या फायदा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एक फायदा मुझे जो दिखता है वो ये है कि जो सेंटर की आप चॉइसेस भेजेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए यार, किसको प्रेफरेंस दे एनटीए। तो एक क्राइटेरिया यहाँ पर बनता है कि जिसका फॉर्म पहले आ गया है तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी दे दीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये होगा। तो इसलिए मैं ये लॉजिक के बेसिस पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए। और ऊपर से क्या है कि फॉर्म जल्दी जल्दी भरेंगे और लेकिन बिना स्ट्रेस के, ऐसे नहीं हड़बड़ी में आपको भरना है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो सही होने का ज़्यादा कह लीजिए चांसेस हैं। बिकॉज अगर आप 27 नवंबर है तो आप कह रहे कि चलो यार 26 को हम भरते हैं और पता चल रहा है कि आधार कार्ड में नाम और 10th के सर्टिफिकेट में नाम अलग था आपका, और फिर वो इमीडिएटली जो है इतनी सारी चेंजेस नहीं हो पाएंगे तो इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म जल्दी भर दिए और ये एक लॉजिक मैंने आपको दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो है उसमें आपको सिटी मिल जाएगा, कौन सा सिटी जहां पर आपको एग्जाम देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो होंगे वो विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। हाँ, इसके बारे में भी कुछ खास खास बातें हैं, जैसे कि जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना है, वो ऐसा नहीं है कि वाया पोस्ट आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन की डेट्स की भी आपको बता दी 21 जनवरी से 30 जनवरी। तो इनमें से कोई एक शिफ्ट आपकी होगी, वो एग्जैक्टली कौन सी शिफ्ट होगी वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, बट हाँ जो भी एग्जामिनेशन होगी वो 21 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के अंदर होने वाली है। ये है जेईई मेंस का 2026 का पहला सेशन जो कि जनवरी में होगा। और इसी तरीके का एक और सेशन अप्रैल 2026 में भी होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए जनवरी का अटेम्प्ट देता है और उसके बाद वो अप्रैल का भी अटेम्प्ट देता है तो एप्लीकेशन नंबर उसको सेम ही भरना है और दोनों में से जो उसका बेस्ट होगा उसके बेसिस पर जो है उसको परसेंटाइल या फिर कहिए ऑल इंडिया रैंक जो है वो मिलने वाला है।
और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है और वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा और तैयारी कर लेता हूं, मैं अप्रैल वाला अटेम्प्ट दूंगा, तो वो ऐसा भी कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको जनवरी वाला अटेम्प्ट देना ही देना है, ठीक है। तो ये जनवरी वाला अटेम्प्ट और एक फिर अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा। तो जो स्टूडेंट्स अप्रैल वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनको यहाँ पर जनवरी में कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, और अगर कोई जनवरी का फॉर्म भर रहा है तो उसको अप्रैल का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली हम ट्रीट कर रहे हैं। बस हाँ, जिन्होंने जनवरी का अटेम्प्ट मतलब जनवरी का अटेम्प्ट दिया है वो सेम एप्लीकेशन नंबर से ही अप्रैल वाला अटेम्प्ट देंगे। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो बेस्ट ऑफ टू, तो ये भी अच्छी चीज करिए, क्योंकि कई बारी आपका जो है तैयारी नहीं होती, या फिर अगर तैयारी है, अच्छे से तैयारी है, तो जनवरी का अटेम्प्ट दीजिए। और कई बारी जनवरी का अटेम्प्ट देते हुए कुछ मिस हैपनिंग हो गई और आपका जो है पेपर खराब हो गया, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन ओनली सिंगल वन पेपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक ऑप्शन और भी है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि तैयारी जैसी भी है करिए, अभी भी टाइम है। लास्ट 5 ईयर के PYQ करिए और अटेम्प्ट दीजिए जनवरी अटेम्प्ट को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सेंटर, डेट और शिफ्ट जो है वो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा आपके। वेबसाइट्स जो हैं ये वही बताई गई हैं जो मैंने आपको बताई थी। ओके, और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं रहेंगे, और उन सभी जो लैंग्वेजेस है उसके अंदर एक लैंग्वेज कॉमन है, दैट इज इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश जो है वो रहेगी। अच्छा, एक चीज और इन्होंने जो बताई है एनटीए ने, वो ये बताई है कि अगर मान लीजिए कभी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, जैसे आपने मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे लेट अस सपोज पंजाबी ली है, ठीक है ना, तो पंजाबी आपने फॉर्म फिल करते हुए आपने सिलेक्ट करी थी, तो अब आपके पास सामने जो पेपर आएगा तो उसमें इंग्लिश भी होगी, पंजाबी भी होगी। तो एनटीए ने ये बोला है कि जो क्वेश्चन अगर पंजाबी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, और अगर थोड़ा सा मान लीजिए कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब डिफरेंट मीनिंग निकल गया है, मतलब लैंग्वेज चेंज करी, मीनिंग डिफरेंट निकल गया, तो वहां पर वो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? इंग्लिश वाले वर्जन को दे रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उस वक्त आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ एम्बिग्यूटी सी लग रही है, तो प्रायोरिटी आपको इंग्लिश वाले वर्जन को देनी है। ओके, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद फीस पेमेंट के बारे में बता रखा है। और बाकी यहाँ पर देखिए पैटर्न है। तो जेईई मेंस 2026 सेशन 1 विल बी कंडक्टेड एज अंडर। तो एक तो पेपर 1, अब ये पेपर 1 किसके लिए है? जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग कहाँ से करना चाह रहे हैं? एनटीए के थ्रू जो है, हम जो एग्जाम देते हैं इसके थ्रू हम एनआईटीज में एडमिशन लेते हैं। गवर्नमेंट फंडेड जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, ट्रिपल आईटीज का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस हैं उनका एडमिशन जो है इसी एग्जाम के थ्रू हो रहा है। और आप आईआईटी की बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर उसकी बात करेंगे तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ से फुलफिल करते हो, और उसके लिए एग्जाम जो है जेईई एडवांस जो कि बाद में होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये पेपर 1 और ये पेपर 2 क्या है? कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि मेरे को सर पेपर 1, पेपर 2 ए, पेपर 2 बी, ये सब पेपर देने हैं। तो देखिए, अगर इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए पेपर 1 है, ठीक है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर 20 और 5 क्वेश्चन जो है ये वाले न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो ये होंगे आपके एमसीक्यू, यानी कि टोटल 25। हर क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स हैं वो है +4। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4। इस तरह से फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, और इसके बेसिस पर आपके टोटल मार्क्स आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, यानी कि जिस तरह से जेईई मेंस में होता है वैसा ही है। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन बी, और जो सेक्शन ए है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, अब यहाँ पर टाई ब्रेकर के बारे में भी मैं बता ही देता हूँ बेसिक चीज़ें, कि अगर मान लीजिए जैसे इंडिया में इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों के तो टोटल मार्क्स सेम आ रहे होंगे, तो फिर कैसे टाई ब्रेकिंग की जाती है? परसेंटाइल जो है बच्चों की सेम आ रही है, हमें उनको रैंक जो है हम चाहते हैं कि डिफरेंट हो, तो कैसे हम टाई ब्रेकिंग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, टोटल मार्क्स सबसे पहला क्राइटेरिया, जिसके टोटल मार्क्स ज़्यादा तो वो जीत गया। फिर उसके बाद देखा जाता है मैथ्स, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पहले से डिफाइंड है, ऐसा नहीं है जैसे कि जेईई एडवांस में कई बार इस तरह से पहले होता था कि जिसके एवरेज मार्क्स, जिस सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स कम आ रखे हैं उसको प्रायोरिटी दे दी गई, बट ऐसा यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। तो मैथ्स के सबसे नंबर 1, फिर उसके बाद चाहे एवरेज मार्क्स केमिस्ट्री के कम गए हों, फिजिक्स को सेकंड क्राइटेरिया दे दिया गया। तो मैथ्स, फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। अगर मान लीजिए बच्चों के मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मार्क्स सेम है, तो लॉजिकली हमें पता है कि टोटल मार्क्स भी सेम होंगे, तो फिर टाई कैसे ब्रेक किया जाता है?
फिर बच्चों देखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट है जो कम मिस्टेक्स या कम नेगेटिव मार्क्स ले रहा है। जैसे एक स्टूडेंट ने कुछ स्कोर करा, लेट अस सपोज 300 में से उसके 110 नंबर आए, और एक दूसरा बच्चा उसके भी 110 नंबर आए, और फिर पता चला कि दोनों बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सेम ही मतलब स्कोर है। तो अब इनको हमें टाई को ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन योर अटेम्प्ट्स। तो अगर कोई एक बच्चा जो कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करता, तो यानी कि उसके सारे क्वेश्चन सही थे, तो उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखे जा रहे हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टोटल देखा जा रहा है कि जैसे एक बच्चे ने 5 मिस्टेक्स करी थी और दूसरे ने 2 मिस्टेक करी थी, तो प्रायोरिटी यहाँ पर किसको मिल जाएगी? जिसने 2 मिस्टेक करी थी। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर एक ने सर 5 मिस्टेक करी थी और दूसरे ने भी 5 मिस्टेक करी थी, तो अब कैसे देखा जाएगा? तो फिर इस टाई को भी ब्रेक किया जाएगा। देखा जाएगा कि मैथ्स सेक्शन सबसे पहले चेक करें, मैथ्स में किसने कम जो है मिस्टेक्स करी है, और अगर मैथ्स में भी ट्राई आ गया तो फिर देखा जाता है फिजिक्स। ओके, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में भी सेम आ गया तो इसका मतलब होना ही है सेम, क्योंकि ओवरऑल मिस्टेक सेम है, मैथ्स में भी सेम है, फिजिक्स में भी सेम है, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री में भी सेम आएंगे। तो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर ऐसे टाई ब्रेक किया जाता है, यानी कि एक लॉजिक और मिल गया कि सिली मिस्टेक्स मत करें, नेगेटिव मार्क्स मत लें, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स लोगे तो आपका जो स्कोर होगा उस पर बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे और आप उस स्कोर पर भी रैंक आपको पीछे का मिल रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेपर 2, और ये पेपर 2A और पेपर 2B, तो ये आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप अपने फॉर्म के अंदर आर्किटेक्चर और प्लानिंग इसके कोर्सेज अगर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करते हो तब आपको ये पेपर देना है। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं, अगर इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एक क्या है, इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी है, मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल है, बहुत सारी हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ऐसी लगभग 110 के करीब ब्रांचेस हुआ करती थी मेरे टाइम पर। मैं आईटी रुड़की की जो है काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, तो अब तो मेरे ख्याल से और ब्रांचेस आ गई होंगी। वो सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, अगर इसको टारगेट कर रहे हो तो पेपर 1। अब जो ये आर्किटेक्चर है और प्लानिंग है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पेपर के अंदर चीज़ें आपको देखनी होंगी, जैसे कि आर्किटेक्चर में ड्राइंग का एक आपका टेस्ट होगा, और प्लानिंग के अंदर एक प्लानिंग वाला जो है टेस्ट होने वाला है, और मैथमेटिक्स तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग वाला, जो कि आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है, प्लानिंग में भी और एप्टीट्यूड के अंदर भी। ओके, तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि सर मैं आर्किटेक्चर बनना चाहता हूँ, आर्किटेक्चर मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई बिल्डिंग है उसका जो है कैसे डिज़ाइन हो, जैसे बुर्ज खलीफा है तो उसकी शेप कैसी हो, तो अगर इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए स्पेशल जो है आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये ड्राइंग टेस्ट जो है वो आपकी विजुअलाइजेशन को ही चेक करता है कि आप कैसे कोई चीज़ जो 3D में आपको ने विजुअलाइज करी उसको आप अपनी हैंड राइटिंग से, अपनी ड्राइंग से आप शो कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन यहाँ पर आपकी चेक होती है। ओके, तो ये भी आपका CBT होने वाला, ये भी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, बाकी जो है डिटेल्स जो हैं ऑलरेडी जो है एक फॉर्म जो है NTA ने रिलीज किया हुआ है, मैं आपको वो भी शो करता हूँ। तो ये तो नोटिस हो गया। अब फॉर्म जो है कौन सा इन्होंने शो किया है, मतलब एक तरह से कह लीजिए गाइडलाइंस कि फॉर्म फिल करते हुए गलती ना हो। तो वो जो फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे मिलता है। तो हमने देखो इसको क्लिक करा था तो इससे तो नोटिस आया, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ लिखा है उसके करीब में ये रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस 2026 सेशन 1 इज लाइव, लेकिन यहाँ पर कुछ उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं करा कि इसको क्लिक करो। तो बच्चों इसको क्लिक करना है। ओके, तो जैसे इसको क्लिक करते हो, अरे हाँ हो गया, तो ये क्लिक करा तो नया URL मेरे सामने ये आ गया है, और इसके अंदर फिर से क्लिक करना है। ये 2 क्लिक पता नहीं क्यों दिए हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। तो ये पेज खुल जाएगा। ये मेन हमारा जो है पेज है जहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि देखिए 4 स्टेप हैं मेन। पहला अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर एग्जामिनेशन फ़ी को पे करना है, और फिर आपको कंफर्मेशन पेज एक मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी हाँ भैया मेरा फॉर्म जो है फिल हो चुका है। ओके, तो ये 4 स्टेप्स हैं। और यहीं पर देखिए एग्जामिनेशन सिटीज भी आप देख सकते हो, और डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये मैंने डाउनलोड कर लिया है।
ठीक है ना, इसको क्लिक करोगे ना तो देखो ये एक डाउनलोड यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी देखिए जेईई मेंस 2026 का जो एक तरह से इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब बच्चों ये जो है ना ये 90 पेजेस का है, तो इसकी जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई और कुछ और भी बातें वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए भी अलग लिंक दिया गया था वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, जरा रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो आओ भाई रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन मैंने करी थी तो मैंने इसको क्लिक करा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, सिंपल। अब आगे देखिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आवेदन पत्र, और फिर एंड में फी पेमेंट। तो ये 4 स्टेप आपको बताए गए थे ना, तो 1 2 3 और फिर उसके बाद तो डाउनलोड, आखिरी स्टेप था डाउनलोड, ठीक है। फिर से देखो इन्होंने लिंक दे दिया डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि जेईई मेंस एनटीए बार बार बच्चों को कह रहा है कि देख लो भैया पढ़ लो, और कोई ऐसा इशू है तो पहले से ही आपको रेक्टिफाई कर रहा है, क्योंकि जब आपने फी पेमेंट कर दी तो वो आखिरी स्टेप है, ठीक है ना, उससे पहले आप एडिट कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपको जो है प्राइस दे रखा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, ठीक है, इनके डिफरेंट प्राइसेस इंडिया और बाहर आपको दिए हुए हैं। फिर थोड़ा और स्क्रॉल करिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, ठीक है ना, ये बहुत खास चीज है। नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। मैं एक बार फिर से इस चीज को बोल देता हूं कि अगर आपने बच्चों फॉर्म फिल करते समय गलती कोई करी और फॉर्म फिल हो गया है, सबमिट हो गया, तो देयर इज नो चेंजेस, देयर आर नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म फिल करते समय बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अब वही है कि आप ऑनेस्ट हैं लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि 10th के बोर्ड के अंदर जो आपका नाम था और आधार कार्ड में नाम है वो मिसमैच कर रहा है, तो आप बिल्कुल ऑनेस्टली ये पेपर देना चाह रहे हो लेकिन मिसमैच कर रहा है, तो ये आपको एकदम से रिजेक्ट कर देंगे। लॉजिक क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारी आ रही है ना, और उसके अंदर वो फ्रॉड को हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं एनटीए, तो इसीलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो इसलिए मिस्टेक मत करिएगा, ऑनेस्टली पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना। ओके, आगे क्या लिखा है भाई, स्टेप्स टू बी फॉलोड, ये मैंने आपको बताई है। फिर से देखिए वही सेंटेंस जो मैंने आपको बोला, कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है बच्चों, ये रहा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि 90 पेज का है, ठीक है ना। वो उसको कह रहा है कि तुम पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद जो है आप जो है इस फॉर्म को फिल करिए। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड, ठीक है ना, मतलब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है हम यहाँ पर अब क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं लिखा हुआ ना, अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ आपकी, क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ वेयर एप्लीकेबल जो कि आधार कार्ड है। और अगर आप मान लीजिए इनमें से कोई भी पीडब्ल्यूडी और बाकी जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विच एवर एप्लीकेबल, तो वो भी आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं, द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विद 50% फेस विदाउट मास्क, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान देनी है, अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा और आपने ध्यान दिया है नहीं, अरे हाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं, हाँ जी फॉर्म फिल कर रहे हैं, और मास्क के साथ जो है आपने फॉर्म फिल कर दिया, और वाइट बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए, और कान जो है आपके दिखने चाहिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन करा गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि एनटीए बोल रहा है। 90 पेजेस की चीजें जो हैं उनमें से मैं इन्हीं पर बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता कि यहीं पर मिस्टेक हो सकती है, ओके। तो इसका ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर जो है वो भी बताया हुआ है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसके ये साइज भी दे दिए किलोबाइट में इतना साइज होना चाहिए, वो तो आप जो है साइज आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th वो भी बताया हुआ है, या फिर अगर 10th नहीं बल्कि कुछ और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर रखी तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, और स्कैन कॉपी ऑफ अगर डिसेबिलिटी है तो आपको जो है उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करना है। आगे क्या लिखा भैया, द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज और ओन फोटोग्राफ, ऑब्वियसली सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज मेंशन, एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। एक बार फिर से करेक्शन नहीं होगा फ्यूचर में, बच्चे ने गलती कर दी हो गया भैया, कैद हो गई वो गलती,
बाद में इशू आपको पड़ने वाला है। तो इसलिए ये बार बार बोल रहे हैं, तो मैं भी बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको ये दिमाग में ये चीज़ रखनी है। ओके, और वही जो है टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, टेम्परिंग हुई एडमिट कार्ड के साथ तो भाई डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बताइए। फिर फ़ी पेमेंट के बारे में बताया, जो कि ऑलरेडी आप फ़ी पेमेंट जानते ही हो, पैसे देने हैं, और उसके बाद जो है कन्फर्मेशन हो जाएगा। आखिरी स्टेप है पासवर्ड के बारे में बताया, ये चीज़ें हमें पता ही हैं। पासवर्ड के बारे में अपर केस, ये मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो रीस्टोर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें बताने के बाद, ठीक है, इसको वो कह रहा है कि देखो सिलेक्ट करो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और क्या कह रहा है कि मैंने डाउनलोड कर लिया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2026 का, उसको पढ़ लिया है, और साथ में क्या लिखा है, एंड अंडरस्टूड। ठीक है ना, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझ भी आना चाहिए। ठीक है, ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल एज मेंशन अबव एंड विल, क्या कह रहा है, एंड विल फिल up the online application form of the JEE 2026 accordingly. Any candidate with more than one application number, अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नंबर किसी ने फिल कर दिया, ऐसे सोच रहा है सर मैंने फिल कर दिया उसमें गलती थी तो मैं एक और फॉर्म फिल कर देता हूँ, ना, ऐसे नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो इसको वो अनफेयर मीन्स ट्रीट करेंगे और लेटर स्टेजेस पर आपको उसका असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और वैसे भी घबराइए मत, अगर आपको कुछ इशू फेस होता है तो नियरेस्ट पीडब्ल्यू सेंटर चाहिए, वहाँ पर टीचर्स जो हैं, वहाँ पर जो काउंसलर्स हैं, उनसे जो है आप हेल्प ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने देखिए उसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, कैंडिडेट का नाम हम भरेंगे, और ये नाम क्या होना चाहिए, जो कि 10th में है। ठीक है, लिखा भी होगा इसने, क्या लिखा है भाई, प्लीज फिल डिटेल्स प्रिंटेड एज ऑन योर 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो नाम लिखेंगे, गार्जियंस नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया। बाकी क्या है यहाँ पर, कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, कंफर्मेशन पूछ रहा है, यानी कि वो चाहता है कि आपसे गलती ना हो जाए, हल्का सा भी इधर उधर अक्षर जो है वो नहीं होने चाहिए। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन, फिर प्रेजेंट एड्रेस आपका, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। मैं कहूँगा कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना इसी पर होने वाला है। ओके, तो कम्युनिकेशन जो है अगर इसी पे होने वाला है तो इसको आप जरूर ढंग से सही भरिएगा। ऐसी ईमेल एड्रेस जिसका एक्सेस आपके पास हो, और ऐसा मोबाइल नंबर पेरेंट्स का, गार्जियन का, आपका, जिसका एक्सेस आपके पास हो और वो रहे भी, क्योंकि उसकी जरूरत बाद में भी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी था फिर हो सकता है कि कहीं फ्यूचर में वो चला गया आपसे एक्सेस, तो ऐसा ना हो। ठीक है, और जब ये सब कुछ आप भर लेंगे, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा डालेंगे और फिर सबमिट करेंगे। अभी सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सबमिट करने के बाद क्या करना है। तो यहाँ पर आप सबमिट कर लेंगे ये डिटेल्स। तो ये एक दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा, अब हम फॉर्म फिल करेंगे। तो बच्चों आपने यहाँ पर सारी डिटेल्स भर ली हैं, और जब आपने डिटेल्स यहाँ पर सारी भर ली हैं जो मैंने आपको बताई, फिर आप उसे यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे। लेकिन अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल्स भरी नहीं है। आपने जो है बिल्कुल ओरिजिनल जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पर डिटेल्स भरनी थी। तो जब आप वो डिटेल्स भरोगे, अभी ये इसलिए नहीं आगे प्रोसीड कर रहा क्योंकि ये कह रहा है कि ये चीज़ तो भैया चाहिए, इनकी कोडिंग में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जब तक आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं तो आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना चाहते हैं कि इसके आगे का क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होना है। रजिस्ट्रेशन कर लिया, आगे क्या होगा। तो देखिए हम वो चीज़ देख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर एनटीए वालों ने एक डेमो आईडी से सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो हम भी उसका आईडी का, डेमो आईडी का यूज़ कर लेते हैं, इन्होंने दिखा रखा है। और ये जो है 90 पेज का है, तो मैंने पढ़ लिया है। तो इसके अंदर जो मैं आपको टाई ब्रेकिंग की जो बातें बता रहा था ना, तो वो सारी इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम के बारे में, टाई ब्रेकिंग के बारे में, ये सब इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो अब हम जो है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुंचते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज के बाद क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। तो वो इस बुलेटिन के अंदर इन्होंने थोड़ा एंड में बता रखा है। तो आइए जरा हम पहुंचते हैं रजिस्ट्रेशन तक। तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पर थे हम, इसको हम सबमिट कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए यही था ना कैप्चा। तो मैं इसको सबमिट कर रहा था, तो सबमिट नहीं हो रहा था, लेकिन आपके केस में ये सबमिट होगा क्योंकि आपने ईमेल आईडी डिटेल्स वगैरह सब प्रॉपर भरी हैं। तो जब ये सबमिट हो जाएगा, इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे वाले पेज पर अब हम पहुंचे। तो इसके आगे रजिस्ट्रेशन हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी अगर डिटेल्स हमने सारी। ठीक है,
लेकिन ये क्या करेगा, उसको सक्सेसफुल होने से पहले कह रहा है कि एक बार यार तुम रिव्यू कर लो कि तुमने जो भरा हुआ है वो क्या सही भरा हुआ है, जिसके अंदर अभी कैंडिडेट का नाम वगैरह छुपा रखा है यहाँ पर, ठीक है, डेमो आईडी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से जो है वो शो कर रहा होगा, तो इसको एक बार आपने चेक करना है। तो जब आपने ये सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है, तो ये अभी नहीं शो कर रहा है यहाँ पर क्योंकि ये एक डेमो जो है आईडी है। और फिर उसके बाद देखिए फिर से कह रहा है, देखो रजिस्ट्रेशन करते समय तुमसे गलती यहाँ पर ना हो जाए। तो जब आप सारी चीज़ों को यस यस कर दोगे तो फिर आप यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ओटीपी यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा कि भरिए ओटीपी। ओटीपी कहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली आपके मोबाइल, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, तो वो ओटीपी यहाँ पर आप भरिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल हो गया है, ठीक है, यानी कि आपने एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर ली है। अब हम फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे। तो सर फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जैसे किसी भी जगह पर आप अकाउंट बनवाते हो ना, जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो कहता है जी अकाउंट खोलो जी हमारे में, तो ऐसी एनटीए ने कहा कि चलो भैया तुम्हें पेपर देना है तो अकाउंट खोल लो, तो हमने वो अकाउंट खोल लिया, अभी फॉर्म फिल नहीं हुआ है ना, आपने जो है पेमेंट करी है सब, अभी बहुत चीज़ें बची हैं, अभी आपने सिर्फ रजिस्टर करा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, तो देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है सक्सेसफुल। मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन वो भी कंप्लीट हो गई है क्योंकि हमने ओटीपी डाल दिया है। अब लेकिन ये बाकी की चीज़ें वो अभी हुई नहीं है, जैसे कि ईमेल वेरिफिकेशन। तो ईमेल वेरिफिकेशन भी बच्चों कर सकते हो आप, क्या करना है, ईमेल पर एक ओटीपी आएगा वो आपको फिल करना होगा, तो ईमेल की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो ये करवा लीजिएगा, ईमेल पर भी जो है डेटा सेंड होता है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ गया, ये देखिए, योर रजिस्ट्रेशन फॉर डेमो मेंस 2000 सेशन इज कंप्लीट, योर एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ यू फिल ऑल द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे द फी, प्लीज नोट डाउन एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। मतलब कह रहा है कि सारी चीज़ें भरने के बाद जब तक आप फी नहीं पे करेंगे तो ये अनफिल्ड ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ गया। तो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी है, और अगर मैं नेक्स्ट जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट है वो भी भरता हूँ तो उसके लिए भी है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि दोनों के लिए सेम ही एप्लीकेशन नंबर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए एप्लीकेशन स्टेटस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, ठीक है, और वो थोड़ा हाइड कर रखा है, एप्लीकेशन नंबर भी हाइड कर दिया गया है क्योंकि एक डेमो आईडी है ये। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह आ रहा होगा। फिर देखिए लेफ्ट साइड में ये हमारे पास स्टेप्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर पर्सनल डिटेल्स डालोगे, अगर डिसेबिलिटी वाला केस था तो आप डिसेबिलिटी वाले डिटेल्स भी डालोगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर आइडेंटिटी डिटेल्स जो हैं वो डालनी होगी, कोई मार्क वगैरह है उसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अपार आईडी भी होती है आजकल बच्चों के पास स्कूल में, अपार आईडी स्कूल जितने भी उनके अंदर आधार के साथ लिंक करी जाती है अपार आईडी, तो वो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर मेंशन कर सकते हैं आपकी जो अपार आईडी है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम और सेंटर डिटेल्स, तो एग्ज़ाम और सेंटर डिटेल्स जो है इसके अंदर भी क्या खास बात है इस बारी क्या, वैसे हर बारी होती है कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो वो वाले स्टेट्स जो हैं उनके अंदर जो आपके सेंटर्स होंगे उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी ऑब्वियसली। और प्रायोरिटी का मतलब ये है कि कंफर्मेशन नहीं है बच्चों, 4 सेंटर्स की चॉइस भरनी है। अगर आपके जगह से जहाँ पर आपने अप्लाई करा बहुत सारे बच्चे आ गए हैं तो फिर आपको कुछ दूसरा सेंटर भी दिया जा सकता है। जैसे कोटा के अंदर अगर हैं आप तो कोटा में जो गर्ल्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और पहले मतलब गर्ल्स को दी जाती है, फिर मैंने जैसे बताया कि फॉर्म, मेरे को लगता है ऐसा कि जो फॉर्म पहले फिल कर रहा है तो उसको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी। अदरवाइज कोटा में अगर बहुत सारे बच्चे हैं और उतने सेंटर्स नहीं हैं तो फिर आसपास के जो बाकी शहर हैं तो वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये एनटीए ने कहा हुआ है कि हाँ कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने 4 चॉइसेस बोली हैं तो उन्हीं में से हम देंगे। हाँ प्रायोरिटी हम आपको, जो आपकी प्रायोरिटी का सीक्वेंस है उसको हम बिल्कुल डेफिनेटली रिगार्ड करेंगे। और ऐसा भी एनटीए ने बोल रखा है कि हो सकता है कि जो आपने सेंटर चूज़ करा और वहाँ पर बच्चे कम थे तो हम उस सेंटर को हटा के कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये एनटीए के ऊपर हमने छोड़ देना है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब हमारे को जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर जब एडमिट कार्ड मिलेगा ना तब हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा सेंटर जो है अलॉट किया गया है। ओके, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सारी भरनी है। कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, एक लाइव फोटोग्राफ भी है, डॉक्यूमेंट अपलोड भी है और फिर फाइनल सबमिट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना
यहाँ पर नेक्स्ट पेज हम देख रहे हैं, ठीक है ना। डिसेबिलिटी अगर एप्लीकेबल होगा तो येस नो वगैरह जो है इसमें आपको डालना है। उसके हिसाब से अगर आपने येस करा है तो उसके लिए आपको प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें येस नो के हिसाब से आपके आगे बढ़ेंगी, ओके। जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, आपने येस करा तो उसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। 40% डिसेबिलिटी है या नहीं है, ये सब चीज़ें अगर आपने येस करा है तो, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास वही पीडब्ल्यूडी वाली है और यूडीआईडी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है ना। तो प्रूफ चाहिए। और ये वाला पार्ट हो गया आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स का मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म कैसे कर रहे हो। आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, ठीक है। तो वो चीज़ें, पैन कार्ड नंबर वैसे क्या ही होगा, बच्चों के पास 18 साल से नीचे के हैं और उन्होंने अगर कोई अर्निंग कर रखी है तो अगर आप टैक्स पे करते हो तो उसके लिए पैन कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। जैसे इस बच्चे ने देखिए आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करा है तो आधार कार्ड का नंबर मांग रहा है, ठीक है ना। तो वो नंबर आपको देना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है, तो ई-केवाईसी भी हो जाएगा। ई-केवाईसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर वैसे होता है केवाईसी की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आप जो आधार कार्ड डालोगे ना नंबर, तो उस आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर होगा, मतलब हर आधार कार्ड बच्चों एक मोबाइल नंबर के साथ जरूर लिंक होता है, जिससे क्या होता है कि जब भी आधार कार्ड में कोई चेंजेस वगैरह कराते हो तो ओटीपी वगैरह उस मोबाइल नंबर पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप आधार कार्ड डालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओटीपी होगा वो किस नंबर पर जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड के लिए दे रखा है। याद रखिए कि ये वाला जो फ़ोन नंबर है ये अलग हो सकता है क्योंकि ये आधार कार्ड का फ़ोन नंबर है, और जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो फ़ोन नंबर कोई दूसरा हो सकता है। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आपने मान लीजिए अपना नंबर दे रखा है और यहाँ पर आधार कार्ड आपका जो था वो आपके पेरेंट्स के फ़ोन के साथ लिंक था, तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ओटीपी जो आएगा वो आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद जो है मान लीजिए आपका फ़ोन नंबर जो था आपने रजिस्ट्रेशन के लिए वो फ़ोन नंबर दिया और आधार कार्ड जो है वो आपके फ़ोन के साथ लिंक नहीं था, तो आप ओटीपी सोच रहे हो ओटीपी आ नहीं रहा, ओटीपी आ नहीं रहा, और ओटीपी पेरेंट्स के मोबाइल पे जा रहा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर ओटीपी डालने के बाद वहाँ से ये डेटा फैच करेंगे, मतलब डेटा जो है आधार कार्ड की साइड से निकलेगा और फिर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और वो डेटा मैच करना चाहिए। अगर आपका डेटा जो है मिसमैच्ड है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले आधार कार्ड में अपने नाम वगैरह चेंजेस करवा लीजिए और वो बिल्कुल सेम होना चाहिए 10th के जो आपके पासिंग सर्टिफिकेट में जो आपका नाम वगैरह है, ठीक है ना, तो उसके साथ मैच करना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से अपार आईडी के लिए भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। अपार आईडी के लिए भी आगे किसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2B, तो एक से ज़्यादा पेपर के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके शहर हैं, उसके देखिए मैंने कहा था कि 4 ऑप्शन होंगे, तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, तो इस तरह से फॉर्म फिल करना है। कैप्चा भी यहाँ पर है। सेव एंड एग्जिट, सेव एंड एग्जिट, ठीक है ना। सेव करोगे तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इंटरनेट चला गया फिर लॉगिन करोगे दोबारा से सेम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स और पासवर्ड से, तो आप जहाँ पर आपने फॉर्म छोड़ा हुआ था वहाँ से वो कंटिन्यू करेगा, इसलिए सेव एंड एग्जिट यहाँ पर, सॉरी सेव एंड नेक्स्ट आ रहा है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है ना। अगर आपने 12th कर लिया है तो 12th के जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर आपने अपीयरिंग कर दिया तो ये चीज़ें भरने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 12th स्टेटस पास्ट, तो फिर आपको 12th के जो है आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये आराम आराम से टाइम लगेगा, इसके अंदर कोई गलती मत करिएगा, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मेंशन करनी है। अगर आपका कोई जुड़वा है तो उसके बारे में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका कोई जुड़वा है तो, ठीक है। आपातकालीन नंबर हो गया, फिर उसके बाद जो है लाइव जो है आपकी फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्म फिल करते समय आप वहाँ पर प्रेजेंट हों, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड है, जिसके अंदर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और जो है मार्कशीट जो है आपकी 10th क्लास की वो अपलोड करनी है। फिर अपलोड करने के बाद आगे बढ़ते हैं, फाइनल सबमिट आ गया। इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्म को मतलब ये जो एंड में दिखाएगा ना, क्योंकि आप मान लो कोई इसको जब भर रहे थे तो भरते भरते आपने भर तो दिया और हल्की सी कोई मिस्टेक हो गई, तो ये कह रहा है कि भैया एक रिव्यू ले लीजिए। तो इस रिव्यू को लेने से पहले मैं तो कहूँगा कि आप क्या करना, थोड़ा स्क्रीन से साइड में जाके स्क्वाट्स लगा लेना, ठीक है ना। तो ऐसे आप स्क्वाट्स लगा लेना 2-3, पानी पी लेना और फिर एक बार इस पेज को देख लेना, ठीक है ना।
ताकि आप एक बिल्कुल फ्रेश वे में, बल्कि पेरेंट्स को भी दिखा दें, टीचर्स को भी दिखा दें, ठीक है। अगर आपको शक हो ना कई बार यार, क्योंकि मैंने बताया कि भई गलती हल्की सी भी हुई तो दिक्कत हो सकती है, तो कंफर्मेशन एक बारी पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ लेने के बाद पूरे की पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पर होंगी। और फिर जब ये सारी की सारी चीज़ें आप भर देंगे तो ये दिखाएगा कि आपने ये भरा है। फिर से वही चीज़ दोबारा से ये पूछ रहा है कि भैया आपने ये सारी चीज़ें सही भरी हैं, आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फिर ये OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बस एक चीज़ पेंडिंग है, पैसा, ठीक है। सो एप्लीकेशन फ़ी, और ये फ़ी इसलिए है बिकॉज इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स को मैनेज करना होता है, ठीक है, तो इसलिए एक फ़ी भी जो यहाँ पर चार्ज की जाती है। तो वो आपको जो है एग्जामिनेशन फ़ी जो है यहाँ पर पे करनी है। तो जब वो एग्जामिनेशन फ़ी आप पे कर देंगे तो आप एक प्रकार से फाइनली जो है पूरा का पूरा, अब देखिए ख़त्म ही हो गया, हम तो एंड पे पहुँच गए, ठीक है, एंड दैट्स द एंड, ठीक है। तो आपने जैसी फ़ी पे करेंगे तो आपका फॉर्म जो है एक प्रकार से फुल फिल हो जाएगा। तो फ़ी पेमेंट के साथ आपको एक यहाँ पर मेंशन नहीं किया, एक आपकी ईमेल आईडी पर पूरा का पूरा जो है फॉर्म आ जाएगा, जिसमें लिखा हो जाएगा कि आपने फ़ी पे कर दी है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। और अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भैया अपनी तैयारी करिए और वेट करिए जनवरी के जनवरी के फर्स्ट वीक का, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपको फर्स्ट वीक में मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, मिस्टेक मत करिएगा और फॉर्म अपना जो है जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मेरी तरफ से बच्चों बेस्ट ऑफ लक। और एक जाते जाते गुरु मंत्र जो है आपको मैं दे दूं कि देखिए बच्चों, जेई मेंस के अंदर सभी टॉपिक्स को टच किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक छोटा चैप्टर है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रोटेशन जो है बड़ा चैप्टर है, 15-16 कई बार 20 लेक्चर भी लग रहे होते हैं उसके अंदर, लेकिन उससे भी 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल ब्रेन आपका क्या सोच रहा है, यही सोच रहा होगा कि भैया सभी टॉपिक्स को इक्विवेलेंट मानना है, ऐसा नहीं करना कि रोटेशन को ज़्यादा वेटेज दे दी, क्योंकि जेई मेंस वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं दे रहा। जेई मेंस का जो एनटीए जो हो रहा है, मतलब एनटीए जो जेई मेंस करवा रहा है, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा है और वो सॉफ्टवेयर हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है। तो इसलिए सभी टॉपिक्स करिए, अच्छे लेवल तक करिए, रादर देन किसी एक टॉपिक में मास्टरी करिए। तो ये मेरी तरफ से गुरु मंत्र है फॉर योर जेई मेंस 2026। ओके बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों, बाय।